हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। और हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज को, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 फुल ज्योग्राफी रिवीजन। भूगोल को हम बहुत जल्दी ही कम समय में पूरा रिवीजन कर लेंगे और इसके अंतर्गत हम सारा रिवीजन टॉपिक वाइज करेंगे। जैसा कि हमने सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, तो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वो है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो विश्व का भौतिक भूगोल को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे भारत का भौतिक भूगोल। और भारत की स्थिति को समझने से पूर्व हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति आखिर ग्लोब पर है कहाँ। ये हमारे ग्लोब बनाए गए हैं और ग्लोब पर हम समझेंगे भारत की स्थिति को। सबसे पहले हम समझेंगे इस ग्लोब पर कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके आधार पर जब भारत की स्थिति का प्रश्न बनेगा कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है, पश्चिमी गोलार्ध में है, या उत्तरी गोलार्ध में है, या दक्षिणी गोलार्ध में, परंतु हम तय कैसे करेंगे कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध है और कौन सा दक्षिणी है। तो सबसे पहले हम कंडीशन फर्स्ट को समझेंगे। ये ग्लोब फर्स्ट है, इस पर हम समझेंगे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? हम लेटी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कह सकते हैं, परंतु भूगोल की नज़र में हम इसे बोलेंगे जो रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं, उन रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री के समानांतर जो रेखाएं चलती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इनको पृथ्वी पर आखिर क्यों खींचा गया है, क्या ज़रूरत है इन काल्पनिक रेखाओं की? तो अगर ये काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर नहीं होंगी तो हम पूरी पृथ्वी पर, इतनी संपूर्ण पृथ्वी पर हम ये पता नहीं कर सकते कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। इसके द्वारा हम स्थान की अवस्थिति का पता लगा सकते हैं। प्रत्येक डिग्री पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिनको हम अक्षांश कहते हैं और इनको एक नाम दिया गया है। कुछ मुख्य अक्षांश को ही नाम दिया गया है, खींची तो ये प्रत्येक डिग्री पर गई हैं। जैसे इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और इसको मान लीजिए 23.5 डिग्री साउथ। ये क्यों फेमस हैं? क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं और 23.5 डिग्री साउथ वाली को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और यहीं पर ये 90 है, यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। इसको जानते हैं आर्कटिक रेखा के नाम से या आर्कटिक वृत्त के नाम से, और इसको अंटार्कटिक वृत्त के नाम से। ये तो देख चुके हैं हम अक्षांशीय विस्तार को। 0 डिग्री अक्षांश से 90 ऊपर होती हैं और 90 ही नीचे होती हैं अक्षांश। तो कुल संख्या कितनी होगी? ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम इसी में विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर को ऐड कर लेते हैं तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 181, क्योंकि 90 180 होता है और 0 डिग्री को ऐड कर लेंगे तो 181 कुल अक्षांश हो जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे। ये तो हो गई हमारी अक्षांश के अनुसार, अक्षांशीय विस्तार को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट देशांतर को। ये हमारे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं और इनकी विशेषता ये है कि ये ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं। सबसे अधिक जो इनकी दूरी है वह हमें विषुवत रेखा पर देखने को मिलती है। तो पृथ्वी हमारी गोल है और सर्किल को आपने पढ़ा ही होगा, सर्किल में कितने डिग्री होते हैं? 360। तो ग्लोब भी हमारा बिल्कुल गोल है, तो देशांतर प्रत्येक डिग्री पर खींची गई हैं, तो देशांतरों की संख्या हो जाती है हमारी 360। तो यहाँ हमने देख लिया अक्षांशीय विस्तार और ये हो गया हमारा
देशांतरीय विस्तार। अब हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति को हमने कैसे डिवाइड किया है कि भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा। ये पूर्वी हो जाता है और ये पश्चिमी, ये उत्तरी और ये दक्षिणी। तो अब हम देखेंगे, अगर हम अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति को देखते हैं तो अक्षांश के अनुसार भारत की स्थिति पड़ती है उत्तरी गोलार्ध में। ये स्थिति है, ये किसके अनुसार है? अक्षांश के अनुसार। अगर हम देशांतर के अनुसार देखते हैं कि देशांतर के अनुसार जो स्थिति है वो भारत की कहाँ पर है, तो वो है यहाँ पूर्वी गोलार्ध में। ये पूर्वी है और ये पश्चिमी। इस गोलार्ध को हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इसको पश्चिमी। इसी तरीके से यहाँ ये उत्तरी गोलार्ध है और ये गोलार्ध। तो इस तरीके से भारत की स्थिति को हमने देख लिया, अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध और देशांतर के अनुसार पूर्वी गोलार्ध। ये देशांतर के अनुसार हो गया। अब हम देखेंगे ग्लोब पर भारत की स्थिति। हम दोनों ही को अब कंबाइन करके देखेंगे। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार और यहाँ से ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। ये अक्षांश है और इसी तरीके से 0 डिग्री देशांतर। भारत की स्थिति यहाँ है। तो अगर प्रश्न बनता है कि भारत किस गोलार्ध में है, किस हेमिस्फीयर में है, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश के अनुसार हो गया उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के अनुसार हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भूगोल से संबंधित आपका कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो एग्जाम की दृष्टि से आपका यहाँ पर मिसिंग हो। सभी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और इस तरीके से आपका कंटेंट तैयार किया गया है कि प्रश्न आपका इससे बाहर जाएगा ही नहीं। क्योंकि भारत की भौतिक स्थिति पूछेगा तो क्या पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तथा अब जब हमें भारत की स्थिति पता चल गई है तो भारत का क्षेत्रफल पूछ सकता है और भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को पूछ सकता है। और जो कि भारत से जैसे कि रेखाएं गुजरी हैं, कर्क रेखा गुजरी है, तो वह किन देशों से होकर गुजरी है। तो इस तरीके से जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम साथ ही साथ क्लास में प्रोवाइड कराते जाएंगे, तो एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अब जब हमें भारत की स्थिति का ज्ञात हो ही गया है तो आइए अब हम भारत को देखते हैं। यह है भारत का मानचित्र। आइए हम भारत के बारे में देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल अगर हम विश्व की दृष्टि से देखते हैं तो वह कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व की दृष्टि से 2.4 है। का क्षेत्रफल विश्व की दृष्टि से 2.4% है। ये तो हो गया विश्व के अनुसार कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के अनुसार 2.4% है। और भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन से स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर है, 7वां स्थान है। तो इससे बड़े देश कौन कौन से होंगे? तो इससे बड़े देश हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। प्रश्न कहाँ से बनेगा? भारत की भौतिक स्थिति के बारे में पूछ रहा है तो प्रश्न आपका कहीं इससे बाहर जाएगा ही नहीं। भारत का क्षेत्रफल पूछ सकता है विश्व के अनुसार 2.4 और भारत क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वें। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरे नंबर पर है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। तो आइए अब हम देखेंगे कि भारत की जो स्थिति है
उसमें अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि अक्सर प्रश्न एग्जाम में बनते हैं कि सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो इस तरीके से हमने लेटी लेटी रेखाओं को हमने अक्षांश बताया था और खड़ी रेखाओं को हमने देशांतर बताया था। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार। भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह ये कौन सा अक्षांश है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ होती है और अंतिम अक्षांश है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। लेकिन इन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम कहते हैं कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन। परंतु यह दो तरीके से प्रश्न बन सकता है। एक तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, एक अगर मुख्य भूमि नहीं बोलता है सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता है तो वो है अंडमान निकोबार का सबसे अंतिम 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट। तो दो तरीके से प्रश्न यहाँ से बन सकता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पर कैप कैमोरियन और सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट पर है इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। ये तो हो गया दक्षिणी बिंदु और ये उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरतम जो बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट पर, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम इंदिरा कॉल। तो ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार व उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। अब हम देखेंगे पूर्वी बिंदु को और पश्चिमी बिंदु को। तो पूर्वी बिंदु जो है हमारा ये है 97 डिग्री और 25 मिनट पर, यहाँ अरुणाचल प्रदेश ये है, यहाँ स्थान ना होने के कारण यहाँ लिख दिया है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम किवथू के नाम से। किवथू अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी बिंदु को हम किवथू के नाम से जानते हैं। ये हो गया पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी ये रेखाएं जो हैं देशांतर हैं तो इनको हम देशांतरीय विस्तार ही बोलेंगे। तो ये प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट से और इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जो कि गुजरात में है, इससे बोलते हैं हम गौर माता। तो यहाँ से आपके कितने प्रश्न बन सकते हैं, ये जो लिखे हुए हैं भारत की भौतिक स्थिति के बारे में तथा चारों आपके बिंदु पूछ सकता है। अब हम देखेंगे कि जो भारत की पूरब से पश्चिम की ओर जो लंबाई है वो कितनी है, तो ये है 2933 किलोमीटर। तो ये तो हो गया पूरब से पश्चिम की लंबाई। अब पूछ सकता है कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो इस तरीके से पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछ सकता है 2933 और उत्तर से दक्षिण की पूछ सकता है 3214 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारी भारत की भौतिक स्थिति के बारे में। अब हम देखेंगे कि एक जो काल्पनिक रेखा है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है 8। तो उनमें कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा इसके बाद थोड़ी सी सीमा लगती है गुजरात के आगे राजस्थान की, राजस्थान के बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है झारखंड,
नेक्स्ट झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद फिर 2 7 सिस्टर के पड़ेंगे राज्य, वो हैं त्रिपुरा और मिजोरम। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कर्क रेखा हमारी कंप्लीट होती है, तो एक रेखा और है जो भारत से होकर गुजरती है, वह कौन सी है? वह है मानक समय रेखा। यह है मानक समय रेखा। पूरे विश्व का जो समय है वह कहाँ से निर्धारित किया जाता है? तो वो मेजर किया जाता है 0 डिग्री देशांतर से, जिसे हम GMT यानी कि ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो अपनी जो रेखा है वह 82.5 है, और 82.5 0 डिग्री देशांतर से कितना आगे है? तो ये हमारी जो 82.5 देशांतर रेखा है वह GMT से 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है वह हम अभी दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि मानक समय रेखा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं। जैसे कि यहाँ पर कर्क रेखा पर जो राज्य दिए थे उनके नाम वह पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो मानक समय रेखा पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, इसका नाम प्रयागराज हो गया है, वहाँ के नैनी नामक स्थान से भारत का टाइम मेजर किया जाता है। तो पहला तो हो गया यूपी। दूसरा कहाँ से गुजरती है? तो यूपी के दक्षिण में MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद 4th उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मानक समय रेखा जो है कितने डिग्री पर है? तो 82.5 डिग्री पर है। और भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से। और हो सकता है 4 के नाम यहाँ से 3 के नाम दे दे और एक नाम अलग से दे दे। तो आप अगर आपको यहाँ से तैयार होगा, याद होगा, तो आप अच्छे से पकड़ पाएंगे। यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से हमने कर्क रेखा को भी देख लिया, मानक समय रेखा को भी देख लिया। अब ये जो हमारा देशांतरीय विस्तार है, क्योंकि देशांतर से ही हम समय का निर्धारण करते हैं और अक्षांश से स्थान का। तो यहाँ पर ये जो पश्चिमी है और पूर्वी है 68 और 97। 68 और 97 में कितने का अंतर है? यही देश में पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु तक 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलता है। वह कैसे होता है आइए हम देखते हैं। तो मान लीजिए प्रत्येक डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो 1 डिग्री जब आगे बढ़ती है तो उसको 4 मिनट का समय लगता है। वह कैसे? जैसे कि पृथ्वी गोल है 360 डिग्री और कितने घंटे में घूम जाती है? 24 घंटे में घूम जाती है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूम रही है? 15 डिग्री। तो अब हम पता लगाएंगे कि 1 डिग्री में वह कितना समय लगाती है। तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे और 15 डिग्री जब हम 15 4 जा 60, 4 मिनट का समय लगेगा। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है। और हमने बताया जो GMT है हमारी, जहाँ से पूरी पृथ्वी का समय निर्धारित किया जाता है, वो है 0 डिग्री देशांतर। देशांतर से ही समय का निर्धारण किया जाता है। तो 0 डिग्री से जो हमारे भारत की मानक समय रेखा है 82.5 आगे है। तो हर डिग्री पर 4 मिनट का समय लग रहा है। तो 82.5 पर जब आई होगी तो कितना समय लगा होगा? 82.5। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 2 जा 8 कैरी, 8 4 जा 32 और 1 कैरी 33। तो एक संख्या छोटे पॉइंट लगा देंगे। 330 ये क्या आई है हमारी? 330 मिनट आई हैं। अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं, पूरा करना चाहिए, जो बच जाता है उसे हम छोड़ देंगे क्योंकि उसे डिवाइड नहीं करना है। तो 6 5 जा 30 और 30 मिनट बचेंगे, उसको यहाँ लिख देंगे, यानी 5.5 घंटे आगे है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि GMT से भारत का जो मानक समय रेखा है इंडिया, वो कितना आगे रहता है? 5.5 घंटे। वो किस तरीके से निकल के आया, ये पूरी प्रोसेस हमने आपको दिखा दी है यहाँ। अब हम देखेंगे कि भारत के ही अंदर हमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। वो कैसे? हमारा जो समय निर्धारण किया जाता है वो देशांतर
रेखाओं से किया जाता है। तो हमने आपको ये बताया कि जो हमारा पूर्वी बिंदु है ईस्ट पॉइंट वो कितना था 97 डिग्री 25 मिनट, और जो पश्चिमी बिंदु था वेस्ट पॉइंट वो था 68 डिग्री 7 मिनट। अगर हम ये पूर्वी देशांतर में से पश्चिमी देशांतर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा लगभग में निकल के आता है 29 डिग्री और 18 मिनट। तो यानी कि हमारा पूर्वी और पश्चिमी में 29 देशांतरों का अंतर है। तो हमने बताया था 1 डिग्री के लिए हमें 1 डिग्री के घूमने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 29 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? अभी हम लगभग में 29 ही पूरा लेंगे, पॉइंट ये 18 को छोड़ देंगे। जैसे 29 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 116। तो 1 से 16 मिनट, लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। 4 मिनट कम है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे रखा है। अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो लगभग में 2 घंटे का अंतर देखने को हमें मिलता है। पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बिंदु गुजरात के बीच 2 घंटे का समय है। वो कैसे? क्योंकि पूर्वी से पश्चिमी तक जो देशांतर हैं वो 29 हैं लगभग में, और प्रत्येक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 29 देशांतर को घूमने में 116 मिनट, लगभग 2 घंटे का ही समय लगेगा। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह था भारत का भौतिक स्थिति को देखना। तो भारत की भौतिक स्थिति को हम संपूर्ण रूप से देख चुके हैं, और वहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम आपको बता चुके हैं। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।